Today we are going to start with another module of audit, and that is module 3, audit of insurance companies. Yesterday we have completed with module 2, audit of banking companies. Now similarly we have audit of insurance companies. Let me just see. First of all, I hope you know what is insurance. By now, you are confident with what is insurance. We have two parties. It is actually pooling of risk, and it is risk taken by the insurer. It is a contract between two parties, insurer and insured, for the consideration in sum of money that is paid by insured, and that is known as premium. सो जब भी आप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू पार्टीज नो. तो उसमें एक पार्टी आपका पूरा रिस्क लेने के लिए रेडी होती है, एंड वो आपको ये फ्री में सर्विस नहीं देती है. इसके लिए आपको एक कंसिडरेशन पे करना पड़ता है जिसे कहते हैं प्रीमियम. सो इंश्योरेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ रिस्क कवरेज. ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें अगर कोई आपकी लाइफ और एसेट डैमेज हो जाती है तो आपको कंपनी रीइम्बर्स करके देती है. मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल लॉस आपका रीइम्बर्स हो जाता है. वी कैन नॉट से पूरा का पूरा बिकॉज मतलब जो पॉलिसी के हिसाब से जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ रहता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, उतना आपको रीइम्बर्स होके मिलता है. सपोज 80% इज लिखा हुआ है 80%, तो 80% विल बी रीइम्बर्स्ड. सपोज लिखा हुआ है 75%, तो 75% प्रॉपर्टी जो डैमेज हो गई उसका आपको रीइम्बर्स होके मिलेगा. ठीक है, यूजुअली जनरल इंश्योरेंस में ऐसा होता है. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें आपको इनफैक्ट पूरा का पूरा और बोनस के साथ आपको रीइम्बर्स किया जाता है. बिकॉज लाइफ इज प्रेशियस, राइट. उसको हम मेजर नहीं कर सकते टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उसको मेजर नहीं कर सकते. ओके, सो इतना तो पता लग गया कि लाइफ सॉरी इंश्योरेंस दो टाइप्स के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में आपको बेस्ड ऑन लाइफ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, या फिर अगर हम अलाइव हैं तो हमें ही मैच्योरिटी पीरियड पे पूरा का पूरा फिनेंशियल जो भी अमाउंट था, जितने की पॉलिसी थी प्लस बोनस, उतना आपको कंपनी पे करके देती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस, तो अगर इंडेमनिटी उसमें बॉन्ड होता है. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ. तो जब जनरल इंश्योरेंस में कोई डैमेज होगा तो ही आपको कंपनी रीइम्बर्स करके देती है, एंड दैट इज नोन एज इंडेमनिटी बॉन्ड. ठीक है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कौन मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कौन गवर्न करता है, कौन गवर्न करता है इंश्योरेंस कंपनी को. IRDA. वेरी गुड, आईआर, वेरी गुड, आईआरडीए. मतलब आईआरडीए के अंडर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फ्रेम किए हुए हैं आईआरडीए में, एंड अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी को आईआरडीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए कंपनी को चलाना है. और रजिस्ट्रेशन भी तो आपको लेनी पड़ेगी आईआरडीए से. अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिली तो कंपनी आप चला ही नहीं सकते इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, और एक और लॉ आपको एप्लीकेबल होता है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. ये एक और लॉ है जो इंश्योरेंस कंपनीज को ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, लॉ एप्लीकेबल होता है. और एक और जनरल इंश्योरेंस के लिए एक और एक्ट बनाया गया था जिसे कहते हैं जीआईबी 1972, दैट इज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन. मतलब ये जो इंडिया की जो जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नेशनलाइज्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन पूरे इंडिया के लेवल पे. तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है तो उससे ये लॉ एप्लीकेबल होगा. ठीक है, अब आपको ये ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी किया है ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस
कंपनीज में चैप्टर में, और ये एफआरए में हमारा सेकंड चैप्टर था, इंश्योरेंस का फाइनल अकाउंट्स। तो आपको पता है कि जो फॉर्म्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स में, एक फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। लेकिन फॉर्म ए के बिना आप देखोगे अगर तो 3 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म आर ए आर ए दैट इज रेवेन्यू अकाउंट, एक फॉर्म ए पी एल दैट इज क्या बोलते हैं इसे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लॉस, अकाउंट, एंड ए बी एस दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, यस। या ये बनाया जाता है लाइफ के लिए। अगर मैं जहाँ पे भी ए यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म्स। अब अगर मैं बी यूज़ करूँगी, बी स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। एवरी इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस मस्ट प्रिपेयर BRA, BPL एंड BBS। ठीक है, मतलब तीन तरीके के फॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो BRA दैट इज बी स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट, BPL दैट इज जनरल इंश्योरेंस का PNL अकाउंट, एंड BBS इज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। रजिस्टर ऑफ पॉलिसी मेंटेन करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें कितने की पॉलिसी है, किसने खरीदी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, और कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या अमाउंट में ये पॉलिसी मतलब रजिस्टर्ड की गई है। ठीक है, कितने पीरियड की पॉलिसी है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, दैट वे। रजिस्टर ऑफ क्लेम्स, मतलब कंपनी ने आज तक कितने क्लेम सेटल किए हैं, उसका एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड मतलब, जिसमें डेट ऑफ क्लेम, नेम एंड एड्रेस, जिसको आपने क्लेम सेटल करके दिया था, किस दिन सेटल किया था, डेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, उसके साथ उसका रीज़न, रीज़न मतलब आपने ये जो क्लेम सेटल किया था उसका रीज़न क्या था। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का रीज़न था, फायर लग गई थी कि अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुआ था प्रॉपर्टी, उसका ये रीज़न था। मतलब आपको रीज़न बताना है कि कंपनी ने ये क्लेम इतना बड़ा अमाउंट कस्टमर को सेटल करके क्यों दिया। तो एवरी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट भी होती है, क्योंकि आप इतने सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो हमको कैसे पता लगेगा कि इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। शेयर होल्डर्स को कैसे पता लगेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा, आरबीआई को कैसे जान, ठीक है यहाँ पे तो आरबीआई का कोई लेन देन नहीं है, बट यहाँ पे आईआरडीए को कैसे पता लगेगा कि हर एक बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। सो उसकी ऑडिट करवाना ज़रूरी है, इसीलिए तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स, हर इंश्योरेंस कंपनी को कंपल्सरीली कुछ ना कुछ अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कंपल्सरीली। पेमेंट ऑफ कमीशन टू ऑथोराइज्ड एजेंट्स, अब ये तो सब्जेक्टेड टू लिमिट होता है, अब आप जितनी चाहे उतनी कमीशन नहीं दे सकते हो। जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है आपको, मतलब जो आईआरडीए एक्ट है उसमें कमीशन कितना पे करना है आपको अपने एजेंट्स को भी लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। तो आपका जितना प्रीमियम है, पर्टिकुलर का क्लाइंट का जितना प्रीमियम है, उसका 15% मैक्सिमम कमीशन ऑथोराइज्ड एजेंट्स को पे किया जाता है, नॉट अबव दैट। इज इट क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर हुआ। यस मैम। अभी ये देखो, कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और डेवलप मतलब ऐसी चेंजेस लाई गई थी आईआरडीए के जरिए। ठीक है, आईआरडीए एक्ट बनाया गया था ना 1999, तो कुछ इसमें ना मतलब चेंजेस, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। तो जो चेंजेस लाई गई थी ना, ऐसी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चेंजेस थी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट स्टिल अभी दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। हर एक इंश्योरर के लिए, इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस शीट फॉर्मेट के हिसाब से बनाएं,
जो फॉर्मेट डिस्क्लोज किया हुआ है एज पर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, ठीक है। सेपरेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं, मतलब रेवेन्यू अकाउंट शेयर होल्डर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब शेयर होल्डर्स का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो सेपरेट रेवेन्यू एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना आपको कंपलसरी है, ठीक है। ये अमेंडमेंट किया था, मतलब चेंजेस लाई थी। द अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर को नहीं देखना है आपको, फाइनेंशियल ईयर को देखना है, अप्रैल टू मार्च। और आपको हर ईयर का अकाउंट्स मेंटेन सेपरेटली करना जरूरी है। Every insurer must keep a separate account relating to the funds of shareholders and funds of policyholder. अब कंपनी को तो दो जगहों से पैसे मिल रहे हैं ना, फंड्स आ रहे हैं, एक शेयर होल्डर से और एक पॉलिसी होल्डर से, दोनों का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, दोनों के सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट, इंश्योरर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। आप इंश्योरर्स को प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर फंड्स आउटसाइड इंडिया, मतलब आप आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा अमेंडमेंट लाया था। क्योंकि इंश्योरर के पास अपना कुछ फंड नहीं होता है, वो पूरा फंड किसका होता है, पब्लिक का, ठीक है, या शेयर होल्डर्स का। द अमेंडमेंट रेजेस कमीशन ऑन फायर एंड मेराइन पॉलिसीज, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है ना, फायर और मेराइन पॉलिसीज में रिस्क ज़्यादा होता है, तो कमीशन, जो एजेंट्स की कमीशन है वो पहले 10% थी, अब उसको 15% कर दी गई, ठीक है। इंश्योरर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सॉल्वेंसी मार्जिन, मतलब आप एज अ कंपनी, इंश्योरर मतलब कंपनीज, जितने भी इंश्योरर्स हैं उनको अपना सॉल्वेंसी मार्जिन रखना ज़रूरी है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कभी फंड्स की शॉर्टेज में हो, कभी आपको ऐसे नई सिचुएशन में फेस करना है कि आपको जो आपका जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज से कम हो गए, और आपके पास जो कैपिटल है, आपकी खुद की कैपिटल, वो बोरोड कैपिटल से कम हो गई, तो आप कभी करंट लायबिलिटीज कुछ पे करनी हो तो आपके पास उतनी करंट एसेट्स हैं ही नहीं, उतने फंड्स ही नहीं हैं, तो ये सिचुएशन ना हो, इसीलिए कंपलसरी किया गया कि इंश्योरेंस कंपनीज को सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब होता है एटलीस्ट मिनिमम कुछ कुछ आपको अमाउंट साइड रखना है कि कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे फंड्स की शॉर्टेज ना हो, उसे कहते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन, ठीक है। एवरी इंश्योरेंस मस्ट सबमिट अ प्रिस्क्राइब रिटर्न्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सच मार्जिन टू आईआरडीए। आपने जितना मार्जिन मेंटेन किया उसके प्रिस्क्राइब रिटर्न्स फाइल करके, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके आपको आईआरडीए को सबमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, कैटास्ट्रॉफ रिजर्व। ये ना एवरी इंश्योरर को, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को क्रिएट करना पड़ता है। कौन सा रिजर्व, कैटास्ट्रॉफ रिजर्व, टू मीट द पोटेंशियल लाइबिलिटीज अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स। इन फोर्स का मतलब जो चल रही हैं, जो एक्टिव हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्टिव हैं, अगर उसमें से कुछ कोई कस्टमर आ गया बोलता है मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, फायर हो गया, मेरा इन इंश्योरेंस का क्लेम सेटल करना है, अब अगर मुझे एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटल करना है, ठीक है, ऐसी कोई पोटेंशियल लाइबिलिटी, पोटेंशियल मतलब विथ अ ह्यूज अमाउंट, तो तो ऐसे पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ के लिए मुझे कैटास्ट्रॉफ रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। कैटास्ट्रॉफ में क्या होता है, हमने पढ़ा था, ओआईएस में आपने पढ़ा होगा, याद होगा अगर आपको, तो कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक अलग से पॉलिसी खरीदी जाती है जनरल इंश्योरेंस में, और स्पेशली ये फायर इंश्योरेंस में होता है। कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस में क्या होता है, मतलब फायर इंश्योरेंस तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे अर्थक्वेक से बहुत बड़ा ह्यूज डैमेज हो जाता है, ह्यूज डैमेज, उसकी भरपाई करना, तो सबका एक साथ नुकसान हो गया ना ये अर्थक्वेक में, तो जितने जनों की पॉलिसी ली हुई थी सारे एक साथ आके खड़े हुए हो जाएंगे मेरी कंपनी के पास कि मेरा भी क्लेम सेटल करो, मेरा भी क्लेम सेटल करो, तो अब कंपनी के पास ह्यूज
अमाउंट का लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा, है ना। याद आया, कैटेस्ट्रॉफ किया था हमने। तो उस कैटेस्ट्रॉफ इंश्योरेंस में हम कंपनीज को ह्यूज अमाउंट सेटल करना पड़ता है। तो अब ह्यूज अमाउंट सेटल करने के लिए लाख करोड़ों अमाउंट हो जाते हैं। तो अब उसको करने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही एक रिजर्व मेंटेन करती है, और उस रिजर्व को बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व। क्लियर हुआ? ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में कैटेस्ट्रॉफ की जरूरत नहीं होती, वह जनरल इंश्योरेंस में जरूरत पड़ती है आपको। ओके। क्या थे ये सारे पॉइंट्स मैम रिटर्न एक बार इंपॉर्टेंट? समझाओ ना मैम। हाँ जी। मैम कैटरस्ट्रॉफ का एक बार रिटर्न प्लीज बताओ कैटेस ना, रिटर्न प्लीज। कैटेस्ट्रॉफ इंश्योरेंस मीन्स, सपोज आपने फायर इंश्योरेंस खरीदा है, तो फायर इंश्योरेंस के पॉलिसी के साथ साथ आपको है ना नेचुरल कैलामिटीज, मैनमेड जो ह्यूज कैलामिटीज हो जाती हैं, डिजास्टर्स हो जाते हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज देखो, अर्थक्वेक, फ्लड, ह्यूरिकेंसीज, स्टॉर्म, है ना। तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया। ह्यूरिकेंसी भी एक तरीके का स्टॉर्म होता है। या बहुत ज़्यादा बाहर के देशों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पानी चला गया, डैमेज, मतलब बहुत सारा नुकसान हो गया। खैर यहाँ इंडिया में तो बहुत हिमाचल एरियाज ही होंगी जहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती होगी, बट यहाँ पे तो इतना वो चांसेस नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे बहुत हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लड हो गया, अर्थक्वेक्स आ गए, या फिर यूरिकेंसीज आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन किसी एरिया में हो जाना जिसकी वजह से आसपास के एरिया डैमेज हो जाना, ये नेचुरल कैलामिटीज हैं, राइट। ये नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ह्यूज डैमेज हो जाते हैं, ह्यूज नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है। और मैनमेड डिजास्टर्स क्या होते हैं, ये तो नेचुरल होते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स भी होते हैं क्या, हाँ, रायट्स, वार, रायट्स मतलब दंगे फसाद होते हैं। स्ट्राइक्स, जब आप स्ट्राइक करने निकलते हो तो आसपास की चीज़ें तोड़ फोड़ करते हो और बसेस जला देते हो, देखा आपने, रायट्स में भी करते हैं ना, हम ऐसे बसेस जला देते हैं। यस लोग, हम यस मतलब मैम। लोग जो रायट्स करते हैं, वार करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तो वो लोग डैमेज करते हैं ना आसपास की प्रॉपर्टीज़ को, गवर्नमेंट के बसेस को जला देंगे, प्रॉपर्टीज़ को जला देंगे, सो दैट गवर्नमेंट समझे हमारी बात, क्योंकि वो हमारी बात नहीं समझ रही है। ठीक है। तो उसके लिए हम स्ट्राइक करते हैं, रायट्स करते हैं, टेररिज्म अटैक होते हैं, बॉम्ब अटैक्स होते हैं। तो ये मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। इसमें ना क्या होता है, जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो तो पूरी एरिया में अटैक होता है ना। जैसे अभी पूरी ट्रेन को अटैक कर दिया उन्होंने, पूरे फ्लाइट को अटैक कर दिया, हाईजैक कर दिया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, एक साथ करोड़ों लोग, लाखों लोगों का नुकसान होता है। तो जब वो सारे लाखों लोगों की फैमिलीज आकर इंश्योरेंस कंपनी से मदद लेती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अभी तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है ना, रीइम्बर्स करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस को सेटल करने के लिए। ठीक है। अगर आपने ऐसी कोई पॉलिसी खरीदी है, तो कंपनी जब ऐसा कोई नुकसान होता है तो कंपनी आपको रीइम्बर्स करती है ना। तो कैसे करेगी, इतना करोड़ों अमाउंट कैसे रीइम्बर्स करेगी कंपनी? ठीक है, टाइम से कर लेगी, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, फंड्स चाहिए ना। तो कंपनी क्या करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये बात चल रही है, कंपनी क्या करती है, कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व क्रिएट करती है। ये रिजर्व में एवरी ईयर वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते जाते हैं। यस। तो जब एक साथ सारे लोग क्लेम सेटल करने आते हैं ना, आई मीन क्लेम मांगने आते हैं, तो कंपनी इसमें से क्लेम सेटल करती है, कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व में से। आया समझ में, क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो, ये सारी पॉइंट्स हमने क्या पढ़ी, पहले ही कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व नहीं होता था, ये अमेंडमेंट्स के बाद आया। ठीक है। ये सारी मैंडेटरी अमेंडमेंट्स का मतलब ये होता है, मैंडेटरीली आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर कहीं एमसीक्यूज वगैरह में आ गया कि इसमें से कौन सा एक अमेंडमेंट है जो आईआरडीए ने कंपलसरी किया था सबके लिए, तो 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा, या ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट, या मे बी ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप उसको पढ़ना कि एक साथ 2 ऑप्शन दे दिए, फिर नेक्स्ट 2 ऑप्शन दे दिए, फिर नेक्स्ट 2 ऑप्शन दे दिए, और लास्ट में 2 ऑप्शन दे दिए, तो कौन से 2 ऑप्शन सही हैं इसमें से, कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो इसमें से बेस्ट सूटेबल है। ठीक है।
हाँ, स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब पहले लोएस्ट लेवल पे ब्रांचेस होते हैं, फिर डिविजन्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसेस होते हैं, फिर डिवीजन को कैरी आउट उसको उसको देखने के लिए रीजनल रीजनल ऑफिसेस होते हैं, उसके बाद हेड ऑफिस होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ठीक है। और अब आ जाओ रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब ध्यान देने जैसी चीज़ है। अब सेक्शन 3 बताते हैं आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब कंपनीज को। एवरी इंश्योरर को कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहिए। मतलब दिस एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट 2015, इंश्योरेंस एक्ट 2015 requires every insurer to obtain a certificate of registration। किससे पहले, जिस आप बिजनेस शुरू करो उससे पहले आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर किसके लिए ये है? जनरल इंश्योरेंस के लिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी होता है, बट अभी हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं ना, तो वो जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट, ये देखो, इंश्योरर इंटेंडिंग टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड गिव रिक्विजिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले आप रिक्विजिशन तो दे दो कि मुझे मुझे अपना कंपनी ओपन करना है। पहले आप इंफॉर्मेशन तो दे दो, ठीक है, कि मुझे अपना IRDA को, कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी, कौन लेता है इंक्वायरी? IRDA। IRDA आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी, जो आप एज इट में कंसिडर नेसेसरी फॉर द ग्रांट्स ऑफ द सर्टिफिकेट, में ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको एज एन IRDA आप विजिट करने जाओगे, इंक्वायरी लेने जाओगे कि कौन सी कंपनी आप ओपन कर रहे हो, कौन सी चीज़ के लिए, फायर इंश्योरेंस की, मेराइन इंश्योरेंस की, मिसलेनियस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप पूरी जानकारी लेकर उनको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। सेपरेट एप्लीकेशन हैज टू बी मेड फॉर ईच क्लास। चलो, आपको फायर इंश्योरेंस भी ओपन करना है, मेराइन भी ओपन करना है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी ओपन करना है, तो अलग अलग एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। IRD के पास आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, फायर का अलग, मेराइन का अलग, और हेल्थ का अलग, मिसलेनियस का अलग, ट्रैवलिंग का अलग, एक्सीडेंट का अलग, ऐसा होता है, ठीक है। खैर, अभी एक्सीडेंट तो हेल्थ इंश्योरेंस में ही अभी उन लोगों ने काउंट कर दिया है, ठीक है। इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय IRDA, तो 2 इयर्स तक आप फिर से कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। मतलब 2 इयर्स तक आप इंश्योरेंस बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया ना। तो कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तभी तो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो 2 इयर्स तक आप वापस, मतलब 2 इयर्स तक कोई डिफरेंट क्लास ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर 2 इयर्स, येस यू कैन अप्लाई, लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो क्लियरली समझेगा। इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय IRDA, द सेम एप्लीकेंट, मतलब सेम जो इंश्योरर कंपनी जो ओपन करना चाहते हैं, कैन अप्लाई आफ्टर 2 इयर्स फॉर अ डिफरेंट क्लास ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। हाँ, जो आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसको आप एनुअली रिन्यू करवा सकते हो। करवा क्या सकते हो, करवाना चाहिए। अगर एनुअली रिन्यू नहीं करवाओगे तो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे आप। तो वो बता रहे हैं आपको कि आपको एनुअली ये सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना जरूरी है, शुड बी रिन्यूड एनुअली। इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट। अब ये क्या चीज होती है? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? बोलो, जल्दी बोलो। सस्पेंशन की मीनिंग क्या होती है? हम्म टेल मी। निकालना। सॉरी, फिर से बोलो। निकालना मैम। मिले। और क्या मीनिंग हो सकती है?
To remove, okay, not exactly remove. देखो, हम हिंदी में नहीं बोलते लाइसेंस रद्द कर दिया, मतलब कैंसिल। हाँ। ठीक है, सस्पेंशन हम बोलते हैं ना, लाइसेंस रद्द कर दिया, ये वही तो है सस्पेंशन। मतलब आपको कॉलेज से कैसे रेस्टिकेट किया जाता है सॉरी टू गिव यू दिस एग्जांपल, बट आप उससे बेटर समझोगे ना इसके लिए। ठीक है, मतलब आप एलिजिबल थे कॉलेज में पढ़ने के लिए, बट आपकी कोई एक्ट ऐसे इनडिसिप्लिन की वजह से, या आपने कोई चीटिंग कर ली एग्जाम में, या कुछ ऐसी चीज की वजह से जो मेजर आपने कोई ऐसा डिस एक्ट आई मीन डिस इनडिसिप्लिन किया, तो आपको रेस्टिकेट कैसे कर दिया जाता है कि आपका जो एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया गया, उसे कहते हैं सस्पेंशन। मतलब आपको बिजनेस करना अलाउड था, बट आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली लॉ, मतलब जो इलीगल था और लॉ में नहीं लिखा हुआ था, एज पर लॉज आपने नहीं जाकर अगेंस्ट लॉज आपने कोई ऐसा एक्ट कर लिया, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो रद्द कर दिया जाता है, मीन्स कैंसिल कर देना, कि अब आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आईआरडी हैज द पावर, किसको पावर है? सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ द RRDA। सर्टिफिकेट। हाँ, आईआरडीए हैज द पावर टू सस्पेंड अ क्लास। मतलब समझो आपके 4 क्लास है, फायर इंश्योरेंस बिजनेस भी है, जेन मैराइन इंश्योरेंस बिजनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है, और मिसलेनियस, मतलब बाकी सब भी आप देख लेते हो। तो एक क्लास का लाइसेंस आपका रद्द करने का जो पावर है वो आईआरडी को है। मतलब आपने फायर इंश्योरेंस बिजनेस में एक कोई इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम अर्न करी है, या पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है, उनके हित में काम नहीं किया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्लास का बिजनेस आपका बंद करने का, लाइसेंस ले लेने का या कैंसिल करने का, सस्पेंड करने का पावर आईआरडी को है, या तो सारे के सारे और ऑल द क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब पूरा का पूरा आपका जितना भी बिजनेस है, फायर इंश्योरेंस में है, मेराइन इंश्योरेंस में है, वॉट एवर। ठीक है, फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। बहुत बार हम बोलते हैं ना 3 साल के लिए रेस्टिकेट किया है, 3 साल तक आप कुछ एडमिशन नहीं ले पाओगे, उसके बाद आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। तो फॉर द सच पीरियड मतलब जो पीरियड आप, मतलब आईआरडीए प्रिस्क्राइब करेगी, जैसे 10 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, वैसा। इंश्योरर सीजेस टू ऑपरेट, मतलब अभी कंपनी सीजेस मतलब स्टॉप, टू ऑपरेट मतलब बिजनेस नहीं कर सकती है, फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जिस डेट से आपको सस्पेंड किया है उस डेट से लेकर जब तक बोला गया है रिन्यूअल डेट तक, सॉरी ड्यू डेट तक, जिस डेट तक बोला गया है तब तक आप उसको बिजनेस, तब तक आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। लिखा हुआ है इंश्योरर सीजेस टू ऑपरेट, मतलब अब कंपनी जनरेट नहीं हो पाएगी, अपने ऑपरेशंस को जनरेट नहीं कर पाएगी, एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर पाएगी। सीजेस मतलब स्टॉप्स टू ऑपरेट। ठीक है, कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग हिज केस शुड बी गिवन टू द इंश्योरर बिफोर कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट। वो कहते हैं ना कि जो जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, तो एक पार्टी कल्प्रिट होती है और एक पार्टी मतलब कुछ इनोसेंट होती है। तो कल्प्रिट जो होता है उससे भी तो चांस दिया जाता है ना बोलने का, कि आप भी बोलो कि आप आपको क्या लगता है आपने ये क्राइम किया है कि नहीं किया, उसे भी तो चांस दिया जाता है ना। जब तक हम कैंसिल करते हैं या उसे पनिशमेंट देते हैं, या हैंग टू डेथ होता है, या 10 ईयर्स की जेल देते हैं, तो चांस तो दोनों पार्टीज को दिया जाता है, फिर फैसला लिया जाता है ना। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी आप कैंसिलेशन, जब किसी आईआरडीए जब कैंसिल करता है ना सर्टिफिकेट, तो एटलीस्ट उसे एक अपॉर्चुनिटी, ड्यू अपॉर्चुनिटी मतलब एक एटलीस्ट एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपना केस प्रेजेंट करो, कि आपने ये लॉ इलीगल एक्टिविटी क्यों की थी, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई, किसी और ने किया था और मेरी कंपनी पे नाम डाल दिया। तो एटलीस्ट आप उन्हें एक बार चांस दो बोलने का, प्रेजेंट करने का अपना केस बिफोर कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So 3 minutes are there for our lecture.
तो हम नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ से शुरू करने वाले हैं। स्पेशल पॉइंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट्स। लाइफ, हाँ, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे अब हम। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कौन सी स्पेशल पॉइंट्स होती है पता है हमको। पहला जैसे री इंश्योरेंस, सरेंडर, है ना, पढ़ा है ना ये हमने पहले एफआरए में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एन्यूटीज, बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स, लाइफ इंश्योरेंस, एश्योरेंस फंड। ठीक है, तो ये हम अभी शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अब 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। या सो विल बिगिन आफ्टर 5-7 minutes ब्रेक।